अभी जिस तरह से उस बच्चे को उसकी हत्या की गई और उस हत्या करने के बाद उसको नंगा करके पेड़ से लटकाया गया और जिस तरह से उस लाश की नुमाइश की गई, बहुत दुख की बात है। मैं पूछना चाहता हूं बांग्लादेश के चीफ इमाम से, मैं पूछना चाहता हूं बांग्लादेश के चीफ काजी से, मैं पूछना चाहता हूं बांग्लादेश के इमामों से। हर कदम पे भारत बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा, ये एहसान फरामोशी है। Situation in Bangladesh, whether it's with regard to the minorities or with regard to overall law and order situation, is very, very delicate. Situation is getting worse, and we have just seen that how one of the Hindus was lynched. And we don't have to go far. You have to see the website of the government itself, which lists the number of incidents against the minorities and the way it has happened. So it is the responsibility of the government of the day to take care of all its citizens, including the minorities. मैं समझता हूं कि आज जिस तरह के जो बांग्लादेश के हालात इस समय हम देखने को मिल रहा है और जिस तरह से अभी इंसानियत का कत्ल हुआ, अभी जिस तरह से उस बच्चे को उसकी हत्या की गई और उस हत्या करने के बाद उसको नंगा करके पेड़ से लटकाया गया और जिस तरह से उस लाश की नुमाइश की गई, बहुत दुख की बात है। मैं पूछना चाहता हूं बांग्लादेश के चीफ इमाम से, मैं पूछना चाहता हूं बांग्लादेश के चीफ काजी से, मैं पूछना चाहता हूं बांग्लादेश के इमामों से, मैं पूछना चाहता हूं बांग्लादेश की आवाम से, क्या ये एहसान का बदला आज आप भारत को ये दे रहे हैं? भारत ने हमेशा से बांग्लादेश का सहयोग किया, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो व्यापार का मामला हो, चाहे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का हो। हर कदम पे भारत बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा, ये एहसान फरामोशी है। मैं उन इमामों से, चीफ इमाम से पूछना चाहता हूं, क्या इस्लाम का तरीका यही है? इस्लाम बचाने का नाम है, इस्लाम मारने का नाम नहीं है। पिछली मर्तबा भी आपने देखा कि मंदिरों को जला दिया गया, हिंदुओं की निर्मम हत्याएं कर दी गई, औरतों के साथ रेप किए गए। क्या ये इस्लाम इसकी इजाजत देता है? कहां गई वो मानवाधिकार संगठन जो चिल्लाते हैं इंसानियत के लिए? कहां गए वो मानवाधिकार के ऑर्गेनाइजेशंस? आज जिस तरह से हिंदुओं पर वहां अत्याचार किया जा रहा है, मैं यूएनएचआरसी से अपील करना चाहता हूं कि फौरन वहां जो अल्पसंख्यकों के साथ, हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उसको फौरन रोका जाए और वहां पर स्थिति को काबू किया जाए। मैं वहां के जो यूनुस जो इस समय जिम्मेदार हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि स्थिति को काबू करें और हालात को बेहतर बनाएं। आज जिस तरह से बांग्लादेश के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, तो मैं अपने भारत सरकार से भी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी, अमित शाह जी से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि फौरन इसमें दखल होकर वहां जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर, उसे फौरन रोका जाए। CS spoke about Usman Hadi's killing and all. She has also said that the incidents which are taking place against minorities in Bangladesh are worth noting, and she has also raised some major questions about the UNICEF government. Sir. Well, I think that that is expected from the opposition leader or the prime minister who is in exile. But at the same time, there is no doubt that the situation in Bangladesh, whether it's with regard to the minorities or with regard to overall law and order situation, is very, very delicate and dangerous. There is really, the current government has been unable to control this kind of dissidence that's going on. There is a tremendous dissatisfaction in the people that they have got really nothing for the last 1 year. So frankly, except for deposing Sheikh Hasina, Mr. Yunus's government has not much to show. Therefore, everybody is hoping that there would be normal elections
transparent elections on February 12th, and there will be a power transition. And situation is getting worse, and we have just seen that how one of the Hindus was lynched. And we don't have to go far. You have to see the website of the government itself, which lists the number of incidents against the minorities and the way it has happened. So it is the responsibility of the government of the day to take care of all its citizens, including the minorities. So I think to that extent, whatever has been mentioned in our interview or otherwise, whatever is our position as the Indian government is that we want that Bangladesh stabilizes. India stands with the people of Bangladesh for them. At the same time, they should ensure that the minorities are protected. On the statements about the northeastern states and chicken neck, she said that such statements are dangerous and irresponsible, reflecting the extremist elements that have gained influence in the UNICEF governments. Indeed, I mean that I think she's 100% right in that, and I'm glad that she had that opinion about it. And the Bangladesh government must follow that as well, for the simple reason because this is indeed a very dangerous kind of distraction they are trying to create in the minds of the people, and that could be also have a long-term repercussion, in my view, if any such incident happen. India has always tried to provide for our Bangladeshi friends, for the people of Bangladesh, in accordance with our neighborhood first policy. And only thing we expected from them or expect from them is that the land of Bangladesh will not be used, which was India helped in its liberation, will not be used against India's security interests and concerns. So the kind of statements coming out from certain quarters in the country are absolutely irresponsible and must not be carried forward. A lot of reports are also on internet about the security breach at the Bangladesh embassy, high commissions. But MEA has called all these reports of security breach as misleading, sir. Well, what is real is that the Indian High Commission has been attacked. The Indian Consulate, Acting High Commission and Assistant High Commission in Rajshahi and some other places have been attacked. Our cultural center was burned in the country. We have seen what happened. But on the contrary, in India, it has never happened. That's not a reality, what has been projected. It is a fake news. If not, then you can verify it from the High Commission here. People have a right in a democracy to go and protest. But at the same time, this is also the right of the host government to see to it that no harm comes to the diplomatic missions. So we may have differences of opinion, but diplomatic missions are sacrosanct and they should not be attacked. In fact, in Bangladesh, there has been a practice like this. When I was posted there, then every third day we used to have Molotov cocktails thrown at our embassy and so many things in front of the embassy. So those are things that happen. That is the job of that government to protect our missions. And that is the international conventions have prescribed for it. This is a responsibility you have. In India, we will not allow that to happen. Looking at the prevailing circumstance in Bangladesh, how do you see the elections happening, sir, and the referendum happening, sir? Well, sincerely we hope that Bangladesh has a full democratic process goes through in a transparent manner, and there is a proper transition of power. There are many slips between the cup and the lip, but as the largest democracy in the world and the close neighbor of Bangladesh, I think this is the expectation of every Indian and Indian government to see that the elections happen and transition takes place so that the normal relations can continue. Spoke to ANI and she talked about the death of Osman Hadi as well. She called it as a lawlessness in the interim government. She also talked about the elections which we spoke in the past. She said that the participation, it would look like a kind of a coronation. She was very critical of the foreign policy of Yunus regime as well. What do you make of the statements given by Sheikh Hasina? What are your takeaways, if I may ask? I think it was an excellent interview that she gave, very detailed, and some tough questions were asked by ANI, but she gave very good replies. I mean, very well thought out. It obviously shows that she's very concerned about what is happening in Bangladesh. And actually, I fully agree with what Sheikh Hasina has said in all the answers. I mean, for example, it is very true that the interim regime led by Mohammed Yunus is not an elected government.
It is just somebody that has been imposed. I mean, there was a regime change operation last July, August, and Sheikh Hasina was forced to leave the country because of this large-scale demonstration. And this new regime has been imposed from nowhere, out of the blue. Mohammed Yunus is brought there, and now he is trying to perpetuate his position. I mean, the rumor is that he wants to be the president, and that's why he wants to have an election which will bring a government which will allow him to become president, and so on. So I think that that is a very valid point, that unless the elections are inclusive, unless they're fully participatory, Awami League, Jatiya Party, all these must be allowed to take part in the elections, then you can say that whoever comes, any party may come, but that will be something that the people of Bangladesh will accept. What Sheikh Hasina is clearly saying is that the people of Bangladesh will not accept an election which is not participatory. They will not accept an election which is going to take place without the participation of the Awami League, because that is not what the people of Bangladesh want. In fact, in July, August, when the regime change operation took place, one of the big reasons given by the people, Mohammed Yunus and the so-called student leaders, actually they are all people from Islami Chhatra Shibir, they were saying, oh, we have not been able to vote, that Sheikh Hasina never held free, fair and participatory. Now they're doing exactly the same thing themselves, what they were accusing her of. So the people have seen through it. In fact, if you look at even the popularity, the opinion polls that are coming out of Bangladesh, it is very clear that even at that time at the regime change operation, maybe there was a strong anti-incumbency against Sheikh Hasina, but now that is completely vanished, because people have realized that the Yunus interim regime, which has no legitimacy at all, is trying to install itself by undemocratic means. And of course the economy has gone down, so people are very unhappy with that. So I think that all the answers she gave, even the lawlessness, she spoke about the killing of Usman Hadi, it's complete lawlessness, complete lack of control, and it is really been shown that how foolishly the interim regime of Mohammed Yunus tried to blame India for it. And then they called our High Commissioner and they arranged demonstrations against not only the High Commission in Dhaka, but also against the Assistant High Commission in Khulna, in Rajshahi, and then in Chittagong overnight. And now they themselves are saying, they themselves have made a statement saying that, it is known that the person who has come under suspicion as being the killer was actually seen in the last many days in the same political rally as Usman Hadi. So he was sharing a political platform with him. Obviously it's an internal issue, and the police have said already that we have no evidence that he has gone to India. So everything they said to the Indian High Commission is wrong. I think the interim regime of Mohammed Yunus owes an apology to the Indian government, because you can't just make accusations like that. And of course we responded very sharply. We called in the Bangladesh High Commissioner and told him this is wrong. But I think now the Bangladesh authorities, the police authorities, accepting that this person may not have gone to India, they really owe an apology to the government of India. उस्मान हादी की उसकी का जिक्र करते उन्होंने कहा कि चलिए फिर भारत के साथ इस तरह का रवैया किया जा रहा है कहीं ना कहीं कंसर्निंग है। देखिए, शेख हसीना ने अपनी इंटरव्यू में जो कहा है वो बात मेरे ख्याल से इंडिया समझता है, और इंडिया और हम देख भी रहे हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी। बाकी और चीज़ें आप अलग रखिए फ़िलहाल के लिए। अभी जो हादी की हत्या हुई और उसके जनाजे पर जो मोहम्मद यूनुस ने स्पीच दी, मुझे तो वो सबसे ज़्यादा अजीब और एक बहुत ही गहरी सोच दिखती है। यूनुस ने ये कहा कि हादी, तुम्हारी जो पॉलिटिकल आउटलुक थी, तुम्हारे जो विचार थे, उसको बांग्लादेश जनरेशन दर जनरेशन याद रखेगा और हम उस पर काम करेंगे। यही नहीं कि केवल हम आपको भूलेंगे नहीं। चलिए, रेवोल्यूशनरी था वो, डेफिनेटली पेट्रियट था बांग्लादेश के लिए, एंटी इंडिया था, ठीक है, कोई बात नहीं, हर एक की अपनी पॉलिटिकल विचार होते हैं। बस जिस तरह से यूनुस ने उसके जनाजे पर अपनी स्पीच दी, यूनुस ने तो एक तरह से हादी को फिदेल कास्त्रो कहें या शी गुवेरा टाइप रेवोल्यूशनरी लीडर बना दिया, और ये कहा कि जो तुम्हारी सोच थी उस पॉलिटिकल विचार को हम प्रॉमिस करते हैं, प्लेज करते हैं कि हमारी जनरेशन्स इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगी। अब हादी की पॉलिटिकल व्यूज़ क्या थी? हादी की सबसे अहम पॉलिटिकल व्यू थी कि बांग्लादेश के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो तभी पनप सकती है जब
इंडिया का इंटरफेरेंस और इंडिया की हेचोपोनी को हम पीछे धक्का दे दें। तो यानी कि भारत से जो रिश्ते हैं उनको हमें दरकिनार करना है। हादी की फंडामेंटल सोच ये थी। तभी हम बांग्लादेश को अपने हिसाब से अपना देश बनाएंगे, ठीक है बनाएं, बट उस सोच में जो ये है कि इंडिया के साथ रिश्तों को एक तरह से कहीं तोड़ना, कम करना, हटाना और भारत को ब्लेम करना बांग्लादेश की प्रॉब्लम्स के लिए, और बांग्लादेश में जो डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं हो पा रही है। तो अगर हादी की वो सोच थी और यूनुस ये कहते हैं कि हम और मैं कमिट करता हूं कि बांग्लादेश की पीढ़ियां इस सोच को लेके आगे चलेंगी, तो ये तो एक बहुत ही गहरी चिंता दर्शाता है भारत के लिए कि फिलहाल की जो सरकार इंटरिम ही कही है, बट पब्लिक ओपिनियन जो बांग्लादेश में जिस तरफ ले जाया जा रहा है वो इस तरफ ले जाया जा रहा है कि भारत के साथ रिश्तों को नकारा जाएगा। शेख हसीना भी उसी तरह की बात कह रही है। तो ये बहुत ही चिंता की बात है, और मैं शेख हसीना के इंटरव्यू के ज़्यादा मैं यूनुस की उस जनाजे की स्पीच की चिंता करता हूँ। स्टेट्स को लेकर बांग्लादेश के एक नेता द्वारा उस पर भी उन्होंने चिंता जाहिर की, भी कहा कि बांग्लादेश के लोग भी जानते हैं कि बांग्लादेश की प्रोस्पेरिटी सिक्योरिटी इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज से ही पॉसिबल है, और अभी जो कुछ हो रहा है वो इसके खिलाफ है। देखिए, शेख हसीना जो बात कह रही हैं कॉमन सेंस की बात कह रही हैं। एक तरह से मैं कहूँगा सद्बुद्धि की बात है कि बांग्लादेश और भारत के रिश्ते हिस्टोरिक है, सिविलाइजेशनल हैं, कल्चरल है, ट्रेड है, इकोनॉमिक है, हम लिंक्ड हैं। और जिस तरह से बातें रेडिकल एलिमेंट्स और कुछ स्टूडेंट लीडर्स भी या रेवोल्यूशन में जो लीडर्स उभर के आए हैं इंक्लूडिंग हादी, जिस तरह के इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट को लेके, वो तो किसी भी देश के लिए अगर कोई पड़ोसी देश ऐसी स्टेटमेंट्स दे, चिंताजनक ही नहीं बड़े कंसर्न की बात है कि हम नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। और उसकी हिस्ट्री है भी, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसीज भी हैं, हमें पता है रियलिटी है, कुछ डिविजन्स हैं हमारे देश के अंदर भी। वहाँ से जो आतंकी जिन्होंने गन्स उठा रखी हैं वो अपना यहाँ अंजाम देके बांग्लादेश भाग जाते थे, वहाँ उनको शय मिलती थी। शेख हसीना ने वहाँ पर भारत की अच्छे साथ कोऑपरेट करा और वो रोक दिया। तो अब ये जो सरकार है फिलहाल और आने वाली जो दिखती है सरकारें बांग्लादेश में जो आएगी इलेक्शन के बाद, वो तो ये दर्शा रही हैं कि वो इंडिया में जो अगर जो इंसर्जेंसीज हैं उनको वो बढ़ावा देंगी। तो ये गैर जिम्मेदारी वाली स्टेटमेंट्स ही नहीं, ये तो एक तरह से भारत को थ्रेटन करने वाली स्टेटमेंट्स हैं। इनफैक्ट जो वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो थ्रेट दे रहे हैं इंडिया को क्लियरली कि हम आपका चिकन स्नेक जो है हमारा 20-22 किलोमीटर का जो एरिया है भारत का जो नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट होता है, हम उसको एक तरह स्ट्रैंगल कर सकते हैं, हम आपकी नॉर्थ ईस्ट में डिस्टर्बेंसेस बढ़वा सकते हैं। ये तो थ्रेट दी जा रही है भारत को। तो ऐसे में भारत के लिए फिलहाल की जो सरकार दिखती है बांग्लादेश में, और फिलहाल का एक्चुअली जो पॉपुलर ओपिनियन बनता दिखता है बांग्लादेश में, वो इन सब चीजों को लेकर के बढ़ावा दे रहा है। यूनुस सरकार इनकेपेबल है शायद, या केपेबल भी है, या नजरअंदाज कर रही है, या इनकरेज कर रही है ऐसे रेडिकल्स की स्टेटमेंट्स को। कोई भी रिस्पॉन्सिबल सरकार इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं इनकरेज कर सकती। अब हम इंडिया में यहां बैठ के बोलना शुरू कर दें कि बांग्लादेश के हम चिटगांव को काट देंगे, ये बात बनती नहीं है, और खास करके नेबर्स के बीच में ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो फिलहाल जो बांग्लादेश में हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली पब्लिक ओपिनियन उस तरफ जा रहा है, और शेख हसीना जो कह रही है वो बात को स्टेटमेंट दे रही है। पर एक बात और है, माइनॉरिटीज़ को लेकर जो शेख हसीना कह रही हैं, यस इस समय बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं माइनॉरिटीज़ को लेके, खासकर हिंदूज को लेके। बट बाय द वे ये रवैया बांग्लादेश में पिछले 50 वर्षों से रहा है। जब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ था 1971 में, तब करीब 14% हिंदूज थे। आज की तारीख में 8% रह गए हैं, और ये 8% केवल पिछले 1 साल में नहीं रहे। तो ये बांग्लादेश के अंदर ट्रेंड है। बांग्लादेश की जितनी भी सरकारें अभी तक आई हैं, खालिदा जिया की हों या शेख हसीना की भी हों, इन सब ने इस ट्रेंड को रोकने में कोई खास कदम नहीं उठाए।
हाँ, अभी वाली जो फिलहाल सरकार डिस्पेंसेशन सत्ता में है, ये उसको बहुत ज्यादा इग्नोर कर रही है। जी, अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट को हेड कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस, उनकी लीडरशिप कैपेबिलिटी को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं शेख हसीना ने। उन्होंने कहा कि एक तरह से वो पूरी तरह से रेडिकल्स के हाथों में खेल रहे हैं। रेडिकल्स जो लोग हैं उन्हें कैबिनेट में शामिल कर रहे हैं। एक्सट्रीमिस्ट को खासतौर पे जो लोग जेल में रह रहे हैं, टेररिस्ट हैं, उन्हें रिहा किया जा रहा है जेलों से, और पूरी तरह से क्यों से। देखिए, सबसे पहली बात तो यूनुस को लेकर है कि वो इलेक्टेड लीडर नहीं है। ओके, दूसरी बात यह है, जब बांग्लादेश में हसीना को सत्ता से उतारा गया, इतना कयास था, तो कोई एक क्रेडिबल फेस चाहिए था। यूनुस यस रिस्पेक्टेड हैं, नोबेल लॉरिएट हैं, तो उनको सामने कर दिया गया एज द लीडर, एज द चीफ एडवाइजर ऑफ द कंट्री, राइट। बट एज चीफ एडवाइजर लगता यह है कि यूनुस खुद भी उस विचारधारा से प्रभावित हैं जो कि एंटी इंडिया विचारधारा है बांग्लादेश के अंदर, वन। सेकेंडली, इस्लामिक रेडिकल्स को लेकर के या बांग्लादेश को ज़्यादा इस्लामिक देश की आइडेंटिटी बनाने की तरफ ले जाने में मेरे ख्याल से उनका भी योगदान है और उनका विचार भी उसी तरफ है। तीसरी बात, फॉरेन पॉलिसी आप देखिए, आते साथ ही कुछ समय के अंदर जल्द से जल्द उन्होंने भारत से रिश्ते तो ठंडे बस्ते में डलते जा रहे हैं, बट पाकिस्तान से इमीडिएटली रिश्ते बढ़ाने की, पाकिस्तान से MOUs करने की चाल शुरू कर दी है। ये मैंडेट फिलहाल यूनुस को नहीं है। फॉरेन पॉलिसी, एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन चेंज करना एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का राइट होता है। यूनुस इलेक्टेड लीडर नहीं है। यूनुस तो एक ठीक अच्छे सोशल एंटरप्रेन्योर थे, ओके, रिस्पेक्टेड थे। उनको हेड लाया गया कि ताकि बांग्लादेश को इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक इज्जतदार रिस्पेक्टेबल फेस रहे कि हाँ, बांग्लादेश में जो रेवोल्यूशन हुआ अब ये ठीक रास्ते जाएगा, क्योंकि इसके हेड में जो चीफ एडवाइजर है वो एक दुनिया भर का मंझा हुआ अच्छा सोशल वर्कर है। पर यूनुस ने जो करा, उन्होंने बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी चेंज करने की तरफ चल दी है। पाकिस्तान जो भी हो, सबको पता है पाकिस्तान के क्या क्या कैरेक्टर है। पाकिस्तान से इमीडिएटली रिश्ते उन्होंने इंप्रूव करने शुरू कर दिए, मिलिट्री एग्रीमेंट्स शुरू कर दिए पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की मिलिट्री आ रही है, जॉइंट एक्सरसाइजेस की बात हो रही है। ये राइट जो है, ये एक इंटरिम गवर्नमेंट, एक एडवाइजर का नहीं होता। ये तो इलेक्ट होकर सरकार आए बांग्लादेश की, ठीक है। अगर वो पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते चाहती है, हमें अच्छा नहीं लगेगा, खास करके रिश्ते जो मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले हों, बट ठीक है, अगर इलेक्टेड आई है तो ठीक है, उनके अवाम ये चाहती है करे। पर अभी तो ये इंटरिम एडवाइजर है। तो शेख हसीना ने जो यूनुस के बारे में कहा इन टर्म्स ऑफ कि वो देश को किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, यस, इस्लामिक आइडेंटिटी की तरफ ले जा रहे हैं, चलिए ठीक है। बट उसके साथ उसके अम्ब्रेला में रेडिकल इस्लामिस्ट को इनकरेजमेंट मिल रही है। कई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं सीनियर जो कि रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो खुलेआम बांग्लादेश को शरिया लॉ में लाना चाहते हैं, जो खुलेआम भारत की नॉर्थ ईस्ट को काटने की बातें करते हैं, जो खुलेआम हिंदू माइनॉरिटीज के खिलाफ वायलेंस को प्रमोट करते हैं। तो ऐसे तत्वों को इंक्लूड करना यूनुस की या तो कमजोरी है, पर मैं तो कहूंगा कमजोरी से ज्यादा उनकी खुद की मंशा ऐसी है कि फ्यूचर का बांग्लादेश ऐसा हो। स्तर पर दोनों स्तरों पर जो शेखा हसीना ने आपके एजेंसी को कहा है, वो काफ़ी हद तक ठीक है और सच है और संतुलित है। उन्होंने बड़ी ही गरिमापूर्वक तरीके से आप लोगों से बात की है और उनके विचार देश प्रेम और भारत के साथ संबंधों में जो ह्रास हो रहा है अल्पकालिक अवधि में, उससे प्रेरित मालूम पड़ते हैं, उससे चिंतित मालूम पड़ते हैं। ये चिंता भारत में अक्सर विज्ञ लोगों को है कि बांग्लादेश के साथ जो
पिछले 50 साल के बनाए हुए अच्छे संबंध हैं, वो इस समय उन पर बट्टा लग रहा है, उन पर आँच आ रही है। और ऐसा सोचा जाना चाहिए कि एक चुनावों को लेकर के सरगर्मी जो चल रही है वो एक प्रतिस्पर्धात्मक भारत विरोध की लहर वहाँ पर बांग्लादेश में व्याप्त है। पार्टी हों या और दल हों, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई उपलब्धियां बताने को नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति पिछले 1.5 साल से काफ़ी ख़राब हुई है और वहाँ की आंतरिक समस्याएं जैसे कि बेरोज़गारी और आपसी द्वंद्व, सामाजिक क्लेश बढ़े हैं। तो इसको लेकर के जो भी वहाँ पर दल जनता का समर्थन मांगने जा रहे हैं, उनके पास कोई दिखाने को कुछ नहीं है और उनके पास 2 ही एजेंडा आइटम बचे हैं। एक तो प्रतिस्पर्धात्मक भारत विरोध, हर कोई सिद्ध करना चाहता है कि वो भारत का बड़ा विरोधी है। दूसरा इस्लाम के प्रति पुनर्जागृति। तो इन दोनों जो एजेंडा के आइटम हैं उन पर अमल हो रहा है और इनसे भारत विरोध की, हिंदू विरोध की और एंटी माइनॉरिटी फीलिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। और ऐसा लगता है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इसको इन भावनाओं को रोकने में असमर्थ रही है और कुछ हद तक ये भी माना जाता है कि बांग्लादेश की सरकार इन भावनाओं को हवा दे रही है। तो ये सब देखते हुए जो शेख हसीना ने कहा है वो विचारणीय है और उसमें काफ़ी जो है सक्षम तरीके से उन्होंने अपनी वेदना व्यक्त की है। भारत का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया है कि शेख हसीना जब भारत आई थी उसके बाद से भारत में हैं जो भी या बाकी अपोजिशन पार्टी जो साथ मिलकर इस पे जो भी निर्णय हुआ, लेकिन साथ में उन्होंने सवाल भी खड़े किए उस्मान हादी के जो मौत हुई उसके बाद जो भारत पे आरोप लगाए गए उसे लेकर कि भारत हमारा एक बड़ा पड़ोसी रहा है और सामंजस्य रहा है अब तक, लेकिन अभी हालात जो गड़बड़ हैं वो आगे चल के भी उसका असर पड़ेगा। जी, इस वक्तव्य को मैंने देखा है और ये भारत के साथ संबंधों पर जिस तरह से हादी प्रकरण से लोगों ने अनर्गल प्रचार किया है उसके बारे में जो उन्होंने कहा है वो काफ़ी हद तक सच है और आशा की जाती है कि उनके विचारों का जो बांग्लादेश की साइलेंट मेजॉरिटी है जिसके की हित भारत के साथ जुड़े हैं वो उन विचारों पर ध्यान देगी जो शेख हसीना ने व्यक्त किए। जी, अभी चिकन नेक का जो इसको लेकर बांग्लादेश की तरफ से उस पर भी उन्होंने चिंता जाहिर की और कहा कि ऐसे बयान कहीं ना कहीं गलत मैसेज देते हैं और इंडिया के साथ क्योंकि हमारी प्रोस्पेरिटी दूसरी है तो उसका भी गलत संदेश जाएगा। जी, मैं इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ क्योंकि ये वक्तव्य मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन जाहिर है कि जिस तरह की बातें बांग्लादेश के अतिरंजित कुछ युवा नेता कह रहे हैं वो बातें एक भ्रामक ही नहीं हैं बल्कि वो बातें अंतर्विरोधी हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी हैं।
बांग्लादेश के पास वो क्षमता नहीं है कि वो चिकन नेक को तोड़ दे या 7 बहनें जो 7 राज्य हैं भारत के उनको अलग कर दे या उन पर कब्जा कर ले। ये सब एक तरह से प्रोपेगेंडा है और तापमान बढ़ाने का तरीका है। उसको उसी रूप में देखा जाना चाहिए। भारत एक बड़ा और सक्षम राष्ट्र है, उसकी सैनिक और राजनीतिक परिस्थितियां काफ़ी अच्छी हैं और बांग्लादेश के मुकाबले में तो ख़ास तौर पर, और जो कि अस्थिरता से व्याप्त है, जिसमें कि बेरोज़गारी बढ़ रही है, जिसमें कि जीडीपी की ग्रोथ रेट घटी है। इन सब चीज़ों के बाद शेख हसीना के जाने के बाद उसको ये ऐसी बातें उनके नेताओं द्वारा, तथाकथित नेताओं द्वारा किया जाना एक तरह से अनर्गल प्रोपेगेंडा है।